Hello students, welcome to class 11th biology series on biology mantra with Priya ma'am. So today we are going to talk about the first chapter of +1 which is the living world. बायोलॉजी में +1 में आते ही सबसे पहले आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन ही पढ़ना होगा विच इज़ लिविंग वर्ल्ड. सो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है ये बायोलॉजी का खुद का इंट्रोडक्शन देता है. आपने अभी तक सुना होगा जितना भी नोन फैक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग कि अर्थ एक अकेला ऐसा फैसिनेटिंग प्लैनेट है जिसके पास लाइफ है. द अर्थ इज़ ओनली प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम दैट हैज़ लाइफ. और लाइफ में भी आपने वेरियस फॉर्म्स देखे होंगे, आपके आसपास आपने इंसेक्ट्स देखे होंगे, ह्यूमंस में भी वेरियस आपने टाइप्स देखे होंगे. इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स, इवन जितने भी हैबिटेट हैं, रिवर्स, लैंड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, जितने भी हैबिटेट हैं, एक्चुअली इनको हैबिटेट बोला ही इसलिए जाता है बिकॉज इन पे कोई ना कोई लाइफ फॉर्म प्रेजेंट रहती है. सो इन सारी की सारी लाइफ फॉर्म्स को साइंस की जिस ब्रांच के अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं इट इज़ कॉल्ड बायोलॉजी. द टर्म बायोलॉजी इज कॉइन्ड बाय लेमार्क एंड ट्रेविरेनस. ट्रेविरेनस इन 1802. ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी ने भी लाइफ साइंस या लिविंग साइंस को डिफाइन नहीं किया होगा, बट ग्रीक लैंग्वेज में बायो प्लस लॉगस को मिलाकर जो पर्टिकुलर टर्म है बायोलॉजी वो इन्हीं दोनों ने कॉइन करने का काम किया था. बायोलॉजी का एक्चुअल मीन होता है बायो. बायो मीन्स लिविंग्स एंड सेकेंड वर्ड इज लॉगस. Logos means study. So the branch of science that deals with the study of living organism is called biology. So एक टर्म हम लोगों ने बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म. देखो अर्थ पर जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको हम लोग काफ़ी छोटी क्लासेस से डिस्क्रिमिनेट करते हुए चले आ रहे हैं लिविंग्स और नॉन लिविंग्स में. इतनी सारी लाइफ फॉर्म्स देखने के बाद एक क्वेश्चन दिमाग में आते हैं. पहला क्वेश्चन तो थोड़ा सा साइंटिफिक है दैट लाइफ होती क्या है. सो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया व्हाट आर द लिविंग्स. और दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो ये है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ. सो पहला क्वेश्चन जो ये है व्हाट आर लिविंग्स, ये है हमारा साइंटिफिक क्वेश्चन जिसको हम साइंस के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं. बट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ ये थोड़ा सा हमारा फिलॉसफी टाइप का क्वेश्चन हो गया और इसको हम साइंस में या पर्टिकुलरली बोला जाए बायोलॉजी में तो उसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं. सो ये जो आपका चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, इस चैप्टर में हम स्टडी ही करेंगे व्हाट आर द लिविंग्स. किस पर्टिकुलर बेसिस पे हम लोग लिविंग्स और नॉन लिविंग्स को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग्स लिविंग्स. लिविंग को सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं ऑल द थिंग्स दैट हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग. अब लाइफ किस किस में होती है, प्लांट्स में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में. तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये हैं लिविंग्स. नाउ द डेफिनेशन ऑफ लिविंग्स इज द ऑर्गेनिज्म और द थिंग्स दैट हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग्स. नाउ द बेसिक क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइफ. लाइफ क्या चीज़ है जो किसी चीज़ को लिविंग और किसी चीज़ को नॉन लिविंग बना देती है. लाइफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का एक ऐसा ग्रुप है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, लाइफ क्या है, सिंपली केमिकल रिएक्शंस का ग्रुप. सो केमिकल रिएक्शंस का एक ऐसा ग्रुप जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स में कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है.
इसको बोलते हैं हम लाइफ। लाइफ के में जो कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी लिविंग में शो होते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार ब्रीफली जान लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन द मास ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड ग्रोथ। जैसे अगर एक हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं, लाइक ह्यूमन, तो हम लोगों में ग्रोथ कैसे होती है? हम लोगों का साइज इंक्रीज होता चला जाता है और वो ग्रोथ होती है सेल डिवीज़न से। हमारी सेल्स 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और जब सेम साइज़ की सेल्स नंबर में इंक्रीज होती चली जाएंगी तो वो फाइनली एक मास को भी इंक्रीज कर देंगी। तो इट इज़ ग्रोथ इन द मल्टी सेल्युलर। अब ग्रोथ तो माउंटेन्स में भी होती है। धीरे धीरे आपने सुना होगा कि कुछ माउंटेन्स कई 100 सालों में या कई 1000 सालों में कई सेंटीमीटर्स या कई इंचेस लंबे हो गए हों, तो क्या हम उनको लिविंग्स बोल सकते हैं? क्योंकि ग्रोथ तो वो भी शो कर रहे हैं। नो, जितने भी नॉन लिविंग्स हैं उनमें ग्रोथ होती है, नॉन लिविंग्स में एक्सटर्नल फैक्टर्स से, और लिविंग्स में जो ग्रोथ होती है वो होती है इंटरनल फैक्टर्स से। सो लिविंग की ग्रोथ को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द ग्रोथ और द इंक्रीज इन मास which is caused by internal factors or by the cell division in organism is called growth, and it is the feature of living things. Next feature is reproduction. Reproduction is formed of two terms, re plus production. re word हम लोग यूज़ करते हैं दोबारा के लिए। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को या अपने रिजेम्बलेंस ऑर्गेनिज्म को दोबारा से प्रोड्यूस करता है, दैट इट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बहुत ही इसेंशियल प्रोसेस होती है जिसके थ्रू, देखो हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है, मतलब अमर नहीं है। हर एक ऑर्गेनिज्म का अगर बर्थ हुआ है तो उसकी डेथ भी होगी। इवन जो लाइफ है उसका मतलब भी होता है बर्थ, लाइफ स्पैन एंड देन डेथ। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होनी है तो वो स्पीशीज़ तो वहीं ख़त्म हो जाएगी। सो एक सिंपल सी लाइन होती है, ऑर्गेनिज्म अमर नहीं होता है, लेकिन कोई भी जो रेस है, कोई भी जो स्पीशीज़ है वो सालों तक चलती रहे, इसके लिए होता है रिप्रोडक्शन। अब जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो लिविंग्स में एक बहुत ही स्पेशल प्रोसेस है, बिकॉज कभी भी आपने नहीं देखा होगा, बचपन में सुनते ज़रूर थे कि कॉपी में अगर हम मोर का पंख मतलब पीकॉक फीदर को अगर रखते हैं तो पीकॉक फीदर 1 से 2 हो जाते हैं, बट ऐसा कभी देखा नहीं होगा, ऐसा कभी होता भी नहीं है। तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं आप उनको कितने भी सालों रखे रहिए, आपके घर पे टेबल, चेयर्स, ये सारी चीज़ें कभी भी डबल नहीं हुई होंगी। बट आपने अगर ऑर्गेनिजम्स को रखा है और अगर वो फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनमें नंबर ज़रूर इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज़ द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ लिविंग्स, बट एक एक्सेप्शन भी है यहाँ पर। आप रिप्रोडक्शन को एक एक्सेप्शन के तौर पे भी देख सकते हो। अगर कोई इनफर्टाइल ह्यूमन है या म्यूल है, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें फर्टिलिटी नहीं होती है, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो क्या हम उनको लिविंग्स नहीं मानेंगे? इनफर्टाइल ह्यूमंस नॉन लिविंग्स की कैटेगरी में आएंगे? आंसर इज़ नो। सो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, इन दोनों चीज़ों को हम देख चुके हैं कि ये दोनों ही डेफिनेट फीचर नहीं हैं किसी भी लिविंग के। नेक्स्ट थिंग इज मेटाबॉलिज्म। All the reactions that are performed in a living body are called metabolism. Simply metabolic reactions जो होती हैं वो 2 टाइप से रहती हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म।
कैटा को सिंपली कट से याद रख सकते हैं। तो जितनी भी हमारी बॉडी में ब्रेकडाउन की प्रोसेस चल रही है या किसी भी लिविंग बॉडी में जितनी भी ब्रेकडाउन की प्रोसेस चल रही हैं दे आर कॉल्ड द कैटाबॉलिज्म, और जितने भी प्रोडक्शन के लिए प्रोसेसेस चल रही हैं दे आर कॉल्ड द एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म लाइक सिंपली फोटोसिंथेसिस को समझ सकते हैं क्योंकि इसमें फूड प्रोड्यूस होता है, और कैटाबॉलिज्म हम लोग रेस्पिरेशन से समझ सकते हैं। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं किसी भी लिविंग बॉडी में ही परफॉर्म होती हैं। बहुत सारी टेक्निक्स हमें पता है कि हम इन विट्रो भी इन प्रोसेसेस को करवा सकते हैं, लेकिन हम किसी भी नॉन लिविंग में इस टाइप की प्रोसेसेस को परफॉर्म नहीं करवा सकते हैं। सो द मेन डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इज metabolism. So first factor after growth and reproduction, metabolism is the discriminatory factor between livings and non-livings. Next is cellular organization. कोई भी organism हो whether it is unicellular or multicellular, cellular हम बोलेंगे ही इसको तब जब इसमें सेल प्रेजेंट हो, और सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं। सेल में कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक न्यूक्लियस, इसके कंट्रोल के लिए। अगर न्यूक्लियस नहीं भी है तो उसमें कोई ना कोई न्यूक्लियर मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल ज़रूर होता है जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। वैक्यूल्स होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और अगर हम बात कर लें प्रोकैरियोटिक सेल की तो उनके पास ये सारे स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, बट फिर भी प्रोटोप्लाज्म उनमें भी प्रेजेंट होता है, और उस प्रोटोप्लाज्म का जो कंटेंट होता है वो सभी में सेम रहता है। प्रोटीन, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, एंड सम आयंस। तो ये जो मटेरियल्स हैं वो सभी के साइटोप्लाज्म में, सभी के प्रोटोप्लाज्म में सेम रहते हैं। हमें सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन पता है। आज जो हमारा लाइफ साइंस है वो इस लेवल तक डेवलप है आज के सिनेरियो में कि हमें हर एक चीज़ पता है कि हमारे सेल के अंदर कौन कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ से ट्रैफिकिंग करता है, कहाँ से जाता है, कहाँ से आता है, क्या वर्क करता है, बट स्टिल वी कैन नॉट मेक लाइफ इन विट्रो कंडीशन। इन विट्रो का मतलब होता है इन लैब कंडीशन और इन आर्टिफिशियल कंडीशन। सो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डेफिनेट फीचर हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सो मेटाबॉलिज्म एंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन आर defined feature for living organisms. Now the consciousness भी एक defined feature होता है, definite feature होता है living organisms के लिए। consciousness का मतलब होता है कोई भी एक organism अपने surrounding में जितने भी other organisms हैं या फिर जितनी भी abiotic components हैं लाइक फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट्स, उन सारे के सारे कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग कैसे रिएक्ट करता है, इट इज़ कॉल्ड इट्स कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस केवल और केवल नॉन लिविंग्स में ही केवल और केवल लिविंग्स में ही होती है, नॉन लिविंग्स में कॉन्शियसनेस प्रेजेंट नहीं होती है। लाइक आपने बहुत सारे टाइप के मूवमेंट्स पढ़े थे, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। जब सनफ्लावर को हम लोग लाइट के अकॉर्डिंग मूव करते हुए देखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटोट्रॉपिक। आपने जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स भी पढ़े हैं। जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स क्लास 9th 10th में आपने पढ़ रखे हैं कि जो रूट्स होती हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं और हमेशा ग्रेविटी के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ ही जाती हैं, और स्टेम जो होता है, शूट पार्ट जो होते हैं वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं और हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। सो ये सारा का सारा क्या है, कॉन्शियसनेस। सडनली अगर आपकी आंखों पर लाइट पड़ती है तो आपकी आइज़ ब्लिंक करती हैं, ये आपकी कॉन्शियसनेस है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे आप एक मक्खी को पकड़ने के लिए जाते हो वो तुरंत ही फ्लाई कर जाती है, ये उसकी कॉन्शियसनेस है। अब कॉन्शियसनेस को इस चीज़ से कंपेयर मत करने लगना कि आपने अपने टच स्क्रीन फ़ोन को टच किया और उसका लॉक अनलॉक हो गया, और बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों ने आज आर्टिफिशियली जनरेट कर लिए। इट इज़ नॉट कॉन्शियसनेस, ये आर्टिफिशियली जनरेट ह्यूमन के थ्रू कुछ टेक्निक्स हैं, कॉन्शियसनेस नहीं होती है। नेक्स्ट थिंग इज सेल्फ रेगुलेशन। मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस के बाद सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन भी एक डिफाइंड प्रॉपर्टी है
लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। कोई भी नॉन लिविंग्स अपने आप को रेगुलेट नहीं कर सकता है, अपने अंदर होने वाली रिएक्शंस को रेगुलेट नहीं कर सकता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट नहीं कर सकता है, अपने सेल्यूलर कंपोनेंट्स को रेगुलेट नहीं कर सकता है। उसको रेगुलेशन के लिए किसी ना किसी एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। लाइक जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि आप अपने सेल फोन का अनलॉक हो जाना उसको कॉन्शियसनेस मत समझ लेने लगना, क्योंकि उसको रेगुलेट करने का काम उसका ऑपरेटर कर रहा होता है, आप कर रहे होते हो। सो सेल्फ रेगुलेशन, consciousness, cellular organization and metabolism, these are the defining properties of living organisms। ये चीज़ ज़रूर याद रखना, कई बार इनको ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लिया जाता है या फिर कई बार आपके बोर्ड्स में भी थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के आ जाता है कि व्हाट आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स पूछे जाते हैं तो आप सबको डिफाइन कर सकते हो, बट अगर आपसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़। सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे। हम लोगों ने आज बायोलॉजी, द लिविंग साइंस के बारे में पढ़ा, उसके बाद लिविंग्स होते क्या हैं उनको पढ़ा। लिविंग्स में जो लाइफ है, एक्चुअली में लाइफ इतनी सिंपल नहीं है कि हम उसको एक सिंगल सेंटेंस से डिफाइन कर पाएँ, बट फिर भी जो लाइफ की सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि एक केमिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स में कुछ कैरेक्टर्स को जनरेट करता है, उसी को हम लाइफ बोलते हैं। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने अभी बताया, लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं या कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जिनमें ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ही शो नहीं हो पाते हैं। इवन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ में से भी कुछ प्रॉपर्टीज़ लाइक कॉन्शियसनेस, सेल्फ रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें शो नहीं हो पाती हैं, फिर भी उस कंडीशन को हम लाइफ बोल देते हैं। लाइक अगर कोई ह्यूमन है जो हॉस्पिटलाइज्ड है और उसको कोमा है, तो कोमा में कोई भी पर्सन मशीन्स के थ्रू ऑपरेट किया जाता है और उस कंडीशन में भी वो पर्सन लिविंग होता है। सो लाइफ इज़ नॉट अ so simple that it can be defined from a single line, but still आपके सिलेबस में और अभी तक जितना लाइफ को समझा गया है वो डेफिनेशन ये थी। इट इज़ ऑल फॉर टुडे। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।